हमारी पार्टी तो जाति पर विश्वास ही नहीं करती। हमारी खूब करती है। हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, खूब करती है। बता, ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है वो विवाद? इसके पहले भी आपका आनंद शंकर का जो है वो उनके गांव में रेपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ। क्या ये विवाद के पीछे के कारण क्या है? आखिर क्यों इस तरह के मामले हो रहे हैं? अपने गांव में बुलाकर किसी को अपमानित करना, यदि यही हम लोगों का संस्कार है तब तो वो सही थे। जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था वो उनका गांव था। अगर वहां मुझसे कोई गलती हुई भी होती तब भी गांव उनका था। मैं वहां अतिथि के रूप में गया था तो उनको सहनशीलता का परिचय देना चाहिए था। एक अखबार के कार्यक्रम, एक अखबार प्रभात खबर के कार्यक्रम में जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया गया, सामने कोई बैठे थे जनता की तरफ से, उनका एक सवाल आया। उस सवाल का उत्तर देना जैसे ही मैंने शुरू किया कि बीच में माइक लेकर टोका टोकी, और टोका टोकी तक को भी मैंने बर्दाश्त किया, सहन किया। लेकिन जब बाप दादा पर आ जाएगा कोई तो कोई क्या करेगा? आनंद शंकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राजपूत समाज में कि सुशील सिंह का विकल्प आनंद शंकर है। कोशिश कर ले, इसमें बुरा नहीं है, कोशिश करना चाहिए। आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं। प्रशांत किशोर के किस रूप में देखते हैं? पॉलिटिकल मैनेजर हैं। मांझी जी नेता हैं। नीतीश कुमार नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर इसको कोई दबंगई कहता है तो ऐसा दबंगई सुशील सिंह आगे भी करेगा। आप मगध के लाल हैं। मगध में 4 टर्म के आप एमपी रहे हैं और मगध और शाहाबाद के बड़े नेता हैं अपने दल के और राजपूत समाज के। क्या कहना चाहेंगे मगध के लोगों से? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कॉन्क्लेव का जो थीम है मगध की बात है। आज सबसे पहले हम मगध की बात करेंगे, उसके बाद में हम सियासी बात भी करेंगे। क्या चल रहा है आपके दल में, विरोधी दल में क्या चल रहा है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मगध की बात करेंगे। मगध के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल सूर्य विहार को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया और इस कॉन्क्लेव में उपस्थित मगध के लोग का अभिवादन करना चाहूँगा। सबको नमस्कार करता हूँ और मगध के विषय में या मगध के लोगों को कहना क्या है, ये धरती तो ज्ञान और मोक्ष की धरती है। ज्ञान तो यहाँ आकर लोगों को प्राप्त होता है और मोक्ष भी यहीं आकर होता है। मगध का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। एक जमाने में ये जनपद दुनिया का सबसे बड़ा जनपद था और इसका एक इतिहास है। तो मैं मगध के स्वर्णिम इतिहास और बहुत ही सुंदर वर्तमान के साथ साथ इससे भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। आप 4 बार के यहाँ के सांसद रहे हैं। मगध के लिए आपका योगदान क्या रहा है सुशील? मगध के लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से और मेरी सरकार की तरफ से जो कुछ हुआ है, वैसे एक एक चीज गिनाऊंगा तो आपके पास समय की कमी पड़ जाएगी। लेकिन जो कुछ बड़े मुद्दे हैं, जो प्रमुख विषय हैं, उनको मैं रखना चाहूंगा। नंबर 1, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो याद होगा आप लोगों को भी, गया में भी इसके लिए एजिटेशन हुआ था कि मगध क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। उन दिनों लड़ाई ये चल रही थी कि
उत्तर बिहार के मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हम मगध के लोग चाहते थे कि मगध में हो। कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल जी देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मैंने उनके सामने एक तर्क रखा था। मैंने उनको ये कहा कि आप दोनों जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कर दीजिए, मोतिहारी में भी बना दीजिए और गया में भी बना दीजिए। उन्होंने कहा कि एक के लिए तो धन ही नहीं है, दो कहां से दे सकता हूं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बिहार से दुगना बड़ा है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सारे मामलों में। तो उस हिसाब से 2 तो हमारा हक ही बनता है। उन्होंने कहा कि अगर हम मगध के लिए सोचे भी तो जमीन कहां से आएगी। हमने कहा जमीन तो केंद्र सरकार की है, भारत सरकार की है, और संजोग से वो मेरे ही संसदीय क्षेत्र में थी। वो जमीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की जमीन थी, अभी भी बची हुई है बहुत सारी जमीन, 1000 एकड़ से ऊपर। मैंने यह सुझाव दिया कि केवल उसका हस्तांतरण करना, रक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय को वो जमीन ले लेनी है और वहीं आप इसकी स्थापना करिए, और ये हुआ। हमारा सवाल ये है कि मगध विश्वविद्यालय बना, मगध मेडिकल कॉलेज बना, आप दरभंगा में एम्स बनाते हैं, गया में क्यों नहीं बनाते? आपकी सरकार क्यों नहीं बनाती? सुशील सिंह का आवाज उसके लिए क्यों नहीं गूंजता कि गया में एम्स हो? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आदि अनादिकाल से शुरू हुआ और भविष्य में कहां तक जाएगा हम आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन विकास की गति अनवरत चलती रहेगी। केवल इच्छा शक्ति वाली सरकार होनी चाहिए और नेतृत्व होना चाहिए। तो अभी जैसे पहले बिहार में एक भी एम्स नहीं हुआ करता था, देश में केवल एक एम्स दिल्ली में था। जब एनडीए की सरकार देश में आई तो 1 से दर्जन एम्स हुए देश भर में। बिहार में एक भी नहीं था, एक हुआ, फिर दूसरा दरभंगा में हुआ, तीसरा फिर दक्षिण बिहार में होगा। तो ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर एम्स हो जाएगा मगध के क्षेत्र में, गया में या किसी और जिले में या गया में ही, तो फिर कोई तीसरी मांग आ जाएगी। क्योंकि दुनिया जिस लोग तरह तो मांगेंगे ना सर, लोग तो मांगेंगे। आप मांगना ही चाहिए, मांगना ही चाहिए लोगों को। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर तो यही ठहर जाएगी दुनिया। तो दुनिया कभी ठहरती नहीं। हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। उस आविष्कार के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जैसे पहले गया में एयरपोर्ट नहीं था, तो गया में एयरपोर्ट एनडीए सरकार की देन है। शाहनवाज जी उस समय देश के नागरिक उड्डयन मंत्री थे। IIM मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित हुआ, ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। अभी वाराणसी से कोलकाता जो सड़क जा रही है वो मगध के 2 जिलों से, औरंगाबाद और गया दोनों जिलों के दक्षिणी क्षेत्र से होकर जा रही है। आमस से दरभंगा सड़क बन रही है जो दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली सड़क है। डोभी से पटना 4 लेन सड़क बनी। तो ये सारी चीजें एनडीए शासन काल में हुआ। हम अभी हाल में नवादा गए थे। आप मगध के बड़े नेता हैं जी, अपने दल के आप बड़े नेता हैं। अभी मैं नवादा गया था। एक मिनट, आपने नेता कहा मुझे, तो ये आपकी सोच है या नेता तो जनता बनाती है। मैंने अपने आप को शुरू से कार्यकर्ता समझा है, कार्यकर्ता हूं और आगे भी कार्यकर्ता रहूंगा। अब आपकी सरकार स्टेट में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है। हाँ, नवादा की सड़कों का अगर हाल देखेंगे आप तो बहुत खराब है। हाईवे में खड्डा है और ऑटो पलट जा रही है, लाइव हमारे कैमरे में पलट गई। ये आप सरकार के फेलियर नहीं मानते? नहीं, देखिए अभी नवादा जिले के रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक 4 लेन सड़क बनकर तैयार है, तो ये एनडीए सरकार की देन है। अब ट्रैफिक बहुत, गड्ढे जो है उसके किसके देन है? गड्ढे किसके देन है? जो गड्ढे हैं वो किसके देन है? आपकी सरकार की?
भाई बरसात होगी, गाड़ियां चलेंगी तो गड्ढे होंगे, फिर वो भरे जाते हैं, उनकी मरम्मती होती है। मतलब सफलता आपकी विफलता? नहीं, विफलता मैं नहीं कह रहा, मैं किसी की विफलता नहीं गिना रहा। मैं ये कह रहा कि गाड़ियां चलेंगी और बारिश होगी तो गड्ढे तो होंगे ही, लेकिन अगर गड्ढे गड्ढे ही रह गए तब मेरी विफलता। लेकिन गड्ढे वो भरे जाएंगे, सड़क मेंटेन होगी, तो ये हमारा कर्तव्य। मगध में जो सड़कें नहीं हैं या मगध में जो अब सुविधाएं हैं लोगों के लिए, वो उस पर सुशील सिंह स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से बात करेंगे, क्योंकि इस मंच का मतलब है कि हम मगध की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मगध के विकास के लिए आप पक्ष रखें अपनी सरकार में। स्टेट और आप सेंटर दोनों में हैं। हमेशा रखा है बात मैंने, आगे भी रखेंगे। और जिस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब मैं जिले और स्थान की बात नहीं कर रहा, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा। जहां आवश्यकता मैंने महसूस किया या जनता की तरफ से कोई मांग या प्रस्ताव आया, मैंने मजबूती से उस बात को, जब मैं लोकसभा में था तो लोकसभा में रखता था, आज लोकसभा में नहीं हूं तो मंत्रियों से मिलकर अपनी बात को रखता हूं, लोगों की समस्याओं को रखता हूं। एक सवाल तो बार बार हर पत्रकार पूछते हैं और आप भी जवाब देते हैं, लेकिन इस मन से भी हम पूछना चाहेंगे। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के नाम लेकर कई लोग लोकसभा चले गए, कई लोग विधानसभा चले गए, लेकिन उत्तर कोयल आज तक पूर्ण नहीं हुआ। आप बोलते हैं कि हमारी जो है प्रयासों का फल है कि अभी जो काम हो रहा है, और अभय कुशवाहा बोलते हैं कि हमारे प्रयासों से हो रहा है। ये उत्तर कोयल का मामला है क्या? ये लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर कोयल श्रेय सिर्फ लूटा जाएगा, ये काम भी होगा, और अगर ये जो हो रहा है वो किसके प्रयासों का फल है? देखिए, उत्तर कोयल परियोजना की स्वीकृति 1975 में हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। आप इस पर घंटों बोल सकते हैं, संक्षिप्त में हम उत्तर जाएंगे। एकदम संक्षेप में बोलता हूं। मैंने शुरुआत से बात की, 5 साल में इसको तैयार हो जाना चाहिए था, यानी 1980 में, जब देश में ना तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, बना था, और ना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1980 बना था। मतलब कोई बाधा नहीं थी, तो पूरा किया जा सकता था बहुत आसानी से। लेकिन समय से वो पूरा नहीं किया गया, तो उस समय की सरकारें निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेवार हैं। बाद में इसमें प्रतिबंध लगा वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार से। हमारी सरकार ने और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि सारी बाधाओं को दूर किया गया। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। दूर किया गया। दूर करने के बाद इसके बचे हुए यानी अधूरे काम की स्वीकृति दी गई। उसके लिए भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने धन आवंटित किया, 1622 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में और 2400 करोड़ रुपए सेकेंड फेज में, यानी दोनों मिलाकर 4078 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किया, धन आवंटित किया, जिसके तहत काम चल रहा है। अब मामला केवल एक बचा है, छोटा सा, कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, प्रयास जारी है, प्रयास ईमानदारी से जारी है, कि इस साल के खरीफ सीजन के बाद, अगले साल खरीफ सीजन आने से पहले, अगर झारखंड सरकार का सकारात्मक सहयोग रहा, चूंकि जहां डैम है कुटकू में मंडल, वो जगह लातेहार जिला में झारखंड राज्य में है, तो राज्य सरकार का सकारात्मक सहयोग नितांत है, आवश्यक है। अगर सकारात्मक सहयोग रहा तो अगले साल जून से पहले पहले मंडल डैम में फाटक लग जाएगा। अभय कुशवाहा जो बोल रहे हैं कि हमारा जो है हमारे प्रयासों का फल है, उन्होंने तो शिलान्यास भी किया, इसको आप किस रूप में लेते हैं? अब किसने क्या किया हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम आपसे एक सवाल करते हैं कि कोई सड़क 10 किलोमीटर स्वीकृत हुई हो, 5 किलोमीटर बन गई हो, और 6ठे किलोमीटर में कोई शिलान्यास करता है, क्रेडिट आप किसको देंगे?
आप बात को घुमा रहे हैं सर आप। नहीं, मैं एकदम नहीं घुमा रहा, मैं आपको एग्जाम्पल देकर आप ही से सवाल कर रहा हूँ। आप सीधा सीधा बोलिए ना, आप सीधा सीधा अभय कुशवाहा पर सीधा सीधा बोलिए। नहीं, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलता, ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है, और ना मेरा जो स्वभाव है वो इसके लिए मुझे अनुमति देता है। मैं अपनी बात रखता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि इस मृत परियोजना को जो दफना दिया गया था, इसको जिंदा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम लोगों ने केवल प्रयास किया है, हम लोगों ने प्रयास किया है। 6-6 सांसदों की टोली बनाई, उनसे मिला, पीएमओ में 5-5 बैठकें हुई नरेंद्र मिश्रा जी की उपस्थिति में, और तब जाकर ये सफलीभूत हुआ, ये गाड़ी आगे बढ़ी। अभी आप तो सुन रहे थे, मनोज भारती जी थे, वो बोल रहे थे कि बिहार के लिए अगर एक मीटिंग नरेंद्र मोदी किए हों, आप लगातार कामों की बात बता रहे हैं, लेकिन उनका आरोप था कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली में एक बैठक भी नहीं किए हैं बिहार के विकास के लिए। तरस आता है मुझे लोगों की सोच पर और बुद्धि पर कि जो आदमी पूर्वोत्तर के विकास की बात करता है, हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि जब तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, और पूर्वोत्तर राज्य में बिहार भी आता है। तो मनोज भारती झूठ बोल रहे थे? नहीं, जानकारी के अभाव है, झूठ बोल रहा मैं ये शब्द नहीं कर सकता, झूठ तो असंसदीय शब्द है, और मैं 4 बार सांसद रहा हूं, इसलिए कोई अनपार्लियामेंट्री एक वर्ड में यूज नहीं करना चाहूंगा। झूठ अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, जानकारी के अभाव। हाँ, कि जो हमारे मोदी जी ने यही कहा, और आप पूर्वोत्तर राज्यों के 6-7 राज्य जो उत्तर में है, और पूर्वोत्तर में बिहार भी आता है, उनका बजट पहले क्या था, आज का बजट क्या है, ये देख लीजिए। तो जब सारे राज्यों की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो फिर उसमें बिहार अछूता कैसे रह गया? पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि देश भर के 115 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया, उन्हें छांटा गया जो देश के औसत विकास से पीछे थे, और उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, आकांक्षावान जिले। उस आकांक्षावान जिले में गया जिला भी है, औरंगाबाद जिला भी है, और बगल का झारखंड का चतरा जिला भी है। और उद्देश्य ये है उस योजना का कि उसका विकास करके उसे देश के औसत विकसित जिलों तक उसको पहुंचा दिया जाए। और ये काम बहुत तेजी से हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जारी है। लोग ये कहते हैं, आप पर एक आरोप लगता है कि और 15 जिले उसमें है बिहार के 15 जिले। सुशील सिंह राजपूत के नेता हैं या बीजेपी के नेता है? आप पर आरोप लगता है कि आप सुनते तो सबके हैं लेकिन करते अपने लोगों के। मैं अपने बच्चे में ये जरूर कहूँगा, ये इसमें मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं किसी जाति का नेता नहीं हूँ, मैं जनता का नेता हूँ, और मैं नेता भी नहीं हूँ। गलती से मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। मैं एक जनसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा यही परिचय है। मेरे ऊपर आज तक न तो जाति का नेता होने का आरोप चस्पा हुआ, ना ही बाहुबली का, ना ही गुंडा का, कोई इस तरह का आरोप मेरे ऊपर नहीं। चुनाव हारना जीतना तो बड़े बड़े लोग हारे हैं। पार्टी तो लोग तो कहते हैं कि पार्टी तो इसी शर्त पर टिकट देती है कि मजबूत नेता है राजपूत के सुशील सिंह, और पार्टी जो है वो मगध मिश्त का इस्तेमाल करती है, शाहबाद में इस्तेमाल करती है। क्या आप मानते हैं कि आपकी जो वैल्यू है पार्टी में, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ रहे हों या फिर आप अभी बीजेपी के साथ हो, आपका पार्टी में इसीलिए कद है कि आप राजपूत के मजबूत चेहरा है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी तो जाति पर विश्वास ही नहीं करती। हमारी खूब करती है। हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, खूब करती है। नहीं, मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि नहीं करती है। मोतिहारी बिहार का एक संसदीय क्षेत्र है, वहां के जो 7वीं 8वीं बार सांसद हैं, आप पता चला लीजिए वहां राजपूतों की संख्या कितनी है। तो हमारी पार्टी जाति पर कभी
विश्वास करके और जाति का समीकरण बना के राजनीति नहीं करती। आपकी पार्टी कुशवाहा को लाने के लिए सम्राट जी को रखा है, राजपूतों के लिए सुशील सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह को रखा है, ब्राह्मण के लिए भी अश्विनी चौबे हैं। तो आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप जातीय कार्ड तो खूब खेलते हैं, इस बात को नहीं मानते आप? जिनका भी नाम आपने लिया वो जाति के आधार पर उनको पार्टी में रखा गया है या पहले से है, ये बात नहीं है। वो एक नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में है। तो हर कोई तो किसी न किसी जात में जन्म लेता ही है, वो किसी न किसी जात से जुड़ा होगा ही। तो जो कोई जात से जुड़ा है तो कहते कि ये इस जाति का नेता है, ये इस जाति। मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं डेफर करता हूं। अभी हाल में एक इसी चर्चा के बीच में है, अभी हाल में सुशील सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, औरंगाबाद से कि एक चौपाल में आप हैं और वहां पर जो औरंगाबाद के जो सदर विधायक है आनंद शंकर, वो जो है वो शब्दों की जो मर्यादा है उस मंच पर जो है शब्दों की मर्यादा तार तार होती नजर आई। हमारा आरोप ना आप पर है ना उन पर है, लेकिन वहां पर मंच पर दिखा, ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है वो विवाद? इसके पहले भी आपका आनंद शंकर का जो है वो उनके गांव में रेपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ। क्या ये विवाद के पीछे के कारण क्या है? आखिर क्यों इस तरह के मामले हो रहे हैं? देखिए, अपने गांव में बुलाकर किसी को अपमानित करना, यदि यही हम लोगों का संस्कार है तब तो वो सही थे। जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था वो उनका गांव था। अगर वहां मुझसे कोई गलती हुई भी होती तब भी गांव उनका था, मैं वहां अतिथि के रूप में गया था, तो उनको सहनशीलता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन वहां उल्टा हुआ, मुझे अपमानित किया गया। मैंने सहन किया उसे, और इसलिए भी सहन किया कि वो कार्यक्रम सत्यचंडी महोत्सव का था, तो वो कार्यक्रम खराब ना हो, इसलिए मैंने अपमान सहकर वहां से निकल जाना उचित समझा। इसके पहले एक पुरानी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बिहार और झारखंड की सीमा पर सड़क को जाम किया हुआ था पानी और सिंचाई के मुद्दे को लेकर, और उनकी मांग ये थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री वहां आए। अब आपसे मैं पूछता हूं कि प्रैक्टिकल में क्या ये है क्या? चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सड़क जाम में मुख्यमंत्री जाते हैं क्या? अगर प्रैक्टिस ऐसा हो तब तो मांग उचित था। यह मांग बिल्कुल अनर्गल था। लोकसभा का सत्र चल रहा था, शनिवार का दिन था। जब मैं यहाँ आया अपने क्षेत्र में तो पता चला कि, और कांग्रेस पार्टी का बैनर नहीं था, तो किसानों ने वहां अपनी मांग को लेकर सड़क जाम की है। तो मैं वहां गया, चूंकि मैं नहीं भी जाता तो लोग कहते कि किसानों की अनदेखी हुई। मैं वहां गया, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सड़क पर कुर्सियां लगाकर नेता बैठे थे और सब कांग्रेस के लोग थे, और अपना भाषण वगैरह उनका जारी था। मैं गया, उसके बाद मुझे अपमानित करने के लिए, आप लोग इस बात को जज करिएगा, मैं कह रहा हूं, मेरे जाते ही वहां से कुर्सियां हटा दी गई। मैं खड़ा रहा 5-10 मिनट, फिर वहां दरी बिछी थी। मैंने दरी पर बैठने की कोशिश की तो दरी खींच लिया गया। उसके बाद मैंने सोचा कि खड़े खड़े ही मैं माइक से संबोधित कर दूं, किसानों को कहूं कि हाँ मेरे से जो प्रयास होगा मैं करूंगा। माइक हटा लिया गया। अब बताइए आप कि क्या ये उचित हुआ एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक सांसद के साथ, जो उनकी मांग के समर्थन के लिए गया था, उसके साथ ये अपमानजनक व्यवहार हुआ। खैर, लेकिन मेरे इस अपमान का बदला वहां की जनता ने लिया। उनको अच्छा नहीं लगा, लोगों ने तुरंत जाम को खत्म कर दिया और कहा कि जब मेरा प्रतिनिधि अपमानित होगा तो फिर यहाँ जाम या कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बाद उन लोगों के ऊपर सड़क जाम करने का मुकदमा हुआ। औरंगाबाद एसपी कार्यालय में मेरा पत्र होगा, रिकॉर्ड में लगा हुआ, कि मैंने कहा कि
जन आंदोलन करने के चलते इनके ऊपर मुकदमा हुआ है सड़क जाम करने का, और इस मुकदमा को खत्म करना चाहिए। मैंने एसपी से पत्र लिखकर ये मांग किया। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ। इसके पीछे और कौन थे? अभी भी मुझे अपमानित करने का प्रयास। अब मैं इस पर आता हूँ जो आपने सवाल किया था। इस बार मुझे टीवी के कार्यक्रम में नहीं, प्रभात खबर के एक अखबार के कार्यक्रम, एक अखबार प्रभात खबर के कार्यक्रम में जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया गया, सामने कोई बैठे थे जनता की तरफ से, उनका एक सवाल आया। उस सवाल का उत्तर देना जैसे ही मैंने शुरू किया कि बीच में माइक लेकर टोका टोकी, और टोका टोकी तक को भी मैंने बर्दाश्त किया, सहन किया। लेकिन जब बाप दादा पर आ जाएगा कोई, तो कोई क्या करेगा? तो कोई क्या करेगा बताइए? क्या ये जानबूझकर भड़काने की कोशिश थी? जानबूझकर भड़काने की कोशिश हो रही थी, और ताकि ये अपना आपा खोएं और अपना मतलब जो नहीं होना चाहिए वो कराना चाहते थे। लेकिन फिर भी उस दिन भी मैंने अपने आप को बहुत नियंत्रित किया, और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हुआ। मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं है। क्या आनंद शंकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राजपूत समाज में कि सुशील सिंह का विकल्प आनंद शंकर है? कोशिश कर ले, इसमें बुरा नहीं है, कोशिश करना चाहिए। ऐसा अगर है तो क्यों? अब इसका सवाल तो वो आदमी दे सकता है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मैं अपना काम करता हूं, और मेरा मोरल हाई इसलिए रहता है कि मैं जनता के बीच रहकर, धरती पकड़कर, ईमानदारी से और पूरे सम्मान के साथ जनता की सेवा करता हूं। आज मैं सांसद नहीं हूं, मैं तो हारा हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन आप मेरे साथ किसी गांव में चलिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में, अगर मेरे सम्मान में जरा सा भी कमी आपको महसूस हो कि लोगों ने आपका सम्मान करना छोड़ दिया, पहले पद के कारण करते थे, बल्कि मुझे तो इस बात का गर्व है कि मेरे पास आज भी अगर 100, 200, 400, 500 लोग आते हैं तो पहले सांसद से मिलने आते थे, आज सुशील से मिलने आते हैं। लोग का कहना है कि सुशील सिंह जो है, सुशील सिंह औरंगाबाद में धारणा है कि सुशील सिंह जो आदमी खुन्नस पालता है उसका इलाज हो जाता है। लेकिन ये पहले व्यक्ति होंगे आनंद शंकर जो टकरा रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशील सिंह से आमतौर पर कोई टकराता नहीं है, लेकिन ये टकरा कर कोई मैसेज दे रहे हैं, ये मानते हैं। देखिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। सबक सिखाना या आसमान पर पहुंचा देना या धरती में गाड़ देना, ये तो जनता को अधिकार है। हम कौन होते हैं? लेकिन जनता को जब कोई चीज बुरा लगता है, जनता का सेंटिमेंट जब हर्ट होता है, तो निश्चित रूप से जनता सही फैसला लेती है। और ऐसे अहंकारियों को, ऐसे घमंडियों को, जिनको अपनी ताकत का या अपने पावर का घमंड हो गया हो, उनको सबक निश्चित रूप से सिखाती है। आप पर आनंद शंकर, कुछ दिन पहले आनंद शंकर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि जो आपके कार्यालय प्रतिनिधि थे कि आपने मुकदमा करा दिया उनके ऊपर जानबूझ करके। जब उनके पिता का निधन हुआ था, श्राद्ध भी नहीं हुआ था, उसके पहले आपने मुकदमा करा दिया। कहीं उसका खुन्नस है? देखिए, मुकदमा से और उनके पिताजी के निधन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुकदमा वो इसलिए हुआ था कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का फोटो लगा हुआ बैनर था, और वहां पर महिलाओं से एक फॉर्म भरवाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था, उसमें महिलाओं का अपमान भी था और ठगी भी थी। दो विषय था। अपमान ये था कि वो लड़का वीडियो में ये कह रहा है, उसको देख लीजिएगा, कि महिला कोई हो, गोरी हो या काली कलूटी हो, लूली हो या लंगड़ी हो, उसको इतने रुपए मिलेंगे। तो ये तो महिला का अपमान। दूसरी बात की ठगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में कह सकती है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूंगा, या पैम्फलेट के जरिए भी ये कह सकती है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा। फॉर्म भराने की क्या बात है भाई?
मोदी जी ने तो इतना दिया देश की जनता को, नीतीश कुमार जी ने तो इतना दिया बिहार की जनता को, लेकिन पहले कोई फॉर्म भराया क्या? फॉर्म तब भरवाती है सरकार जब योजना लॉन्च हो जाती है। उसके लिए कहा जाता है कि विहित प्रपत्र में आप अपना फॉर्म भरिए और कार्यालय में, इस कार्यालय में जाइए। तो ये एक ठगी का मामला है, एक नहीं कई FIR हुए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर विपुल जी के नाम पर कोई ठगी करे, विपुल जी को पता चल जाए कि मेरे नाम पर कोई ठगी कर रहा है, तो पहला कर्तव्य विपुल जी का बनता है कि आप प्राथमिकी दर्ज कराएं। उल्टा आप ये कह रहे हैं कि ये प्राथमिकी दर्ज जो हुआ वो गलत हुआ और चीप पॉपुलैरिटी के लिए हुआ। अगर नहीं, आप तो लोग तो कह रहे हैं ना, आरजेडी के लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि जो काम पुलिस को करना चाहिए सुशील सिंह दबंगई करते हैं। आपने एक जगह जाके छापेमारी कर दिया, वो काम पुलिस का है, आप जाके छापेमारी करते हैं। सोशल ऑडिट का नाम सुने हैं कि नहीं? सोशल ऑडिट भी एक हाँ, चीज बिल्कुल होता सुने है। हैं। सोशल ऑडिट एक चीज होता है। ये सोशल ऑडिट है या सुशील सिंह का दबंगई है? रसूख नहीं नहीं, ये दबंगई नहीं है, ये लोगों को, महिलाओं को ठगी से बचाने का मेरा एक प्रयास था। मैं इसके पहले आपने चेन स्नैचिंग हो रहा था, महिला के चेन छीना गया था, आपने वहां भी पकड़ लिया था, छिनतई करने वालों को पकड़वा लिया था। तो वो दबंगई थी? बताइए, वो दबंगई थी? अगर उस दिन हम मारे जाते तब लोग क्या कहते? मेरे सामने तो नहीं, 1-2 मिनट पहले एक महिला से चेन स्नैचिंग हुआ और वो रो रही थी, तो मैंने गाड़ी अपनी रोकी, पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि मेरा चेन छीनकर लुटेरे भाग रहे हैं। और सामने लुटेरे दिख भी रहे थे भागते हुए, एक बाइक पर 3 लोग थे। मैंने अपनी गाड़ी तेज भगवाई और कहा कि उसको पकड़ना है, अपने ड्राइवर को इशारा किया। करीब 12 किलोमीटर उसको चेज किया हम लोगों ने। जो सबसे बड़ा क्रिमिनल उसमें था, उसने पिस्टल निकालकर मेरे ऊपर भिड़ा दिया, चूंकि पैरेलल गाड़ी चल रही थी। खैर अंत में हम लोग डरे नहीं, अंत में उसको 12 किलोमीटर चेज करके उसको पकड़े। पकड़ने के बाद तीनों क्रिमिनल, उनकी बाइक, उनके पास 2 हथियार, एक कंट्रीमेड पिस्टल, एक अच्छा पिस्टल शायद ओरिजिनल होगा, उस महिला का चेन, मतलब एग्जिबिट से लेकर एक्यूज से लेकर सारा कुछ हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया वहीं। तो इसको अगर दबंगई कोई कहता है तो ऐसा दबंगई तो सुशील सिंह आगे भी करेगा। अगर इसको कोई दबंगई कहता है तो ऐसा दबंगई सुशील सिंह आगे भी करेगा। किसी महिला का चीरहरण हो रहा हो मेरे सामने, किसी का चेन स्नैच करके कोई लुटेरा भाग रहा हो, तो उसको तो पकड़ेंगे। ये आगे भी जारी रहेगा। हाँ, इसको अगर दबंगई कहते हैं तो ये जारी रहेगा, वरना ऐसे आदमी नपुंसक हो जाएगा। कोई गलत करने का किसी की हिम्मत नहीं होगी विरोध करने का, तब तो समाज चलेगा ही नहीं, तब तो फिर गुंडों का राज हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल पहले भी हम कर चुके हैं अपने मंच पर औरंगाबाद कॉन्क्लेव में, और हम यहाँ ज्ञान की धरती पर भी आपसे करेंगे। सुशील सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि सुपर एक्टिव हो गए हैं। सुपर एक्टिव हो गए सुशील सिंह, कहां से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं है और सुपर एक्टिव होने की भी बात नहीं है। प्रतिदिन की मेरी दिनचर्या है। मैं सुबह अपना जो क्रियाकर्म होता है उसके करने के बाद तैयार होकर, या सुबह चाय लेकर जब बाहर निकलता हूँ तब भी 5-10 लोग वहाँ आए होते हैं अपनी समस्या को लेकर, और वहीं से मेरी दिनचर्या शुरू होती है। लोगों का काम करता हूँ, फिर कहीं जाना होता है किसी कार्यक्रम में तो जाता हूँ। हाँ, ये देख रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है जनप्रतिनिधियों की, उनको लगता है कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो जब मैं MP था उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आजकल मेरे पास आ रहे हैं। और मैंने पहले कहा, फिर से उसको दोहरा रहा हूँ कि पहले लगता था कि MP के पास लोग आ रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है, अंतरात्मा से तसल्ली है मुझे कि अब लोग सुशील के पास आता है। लड़ेंगे नबीनगर से कि औरंगाबाद से लड़ेंगे? आप फाइनली बताइए, बात तो यही चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं चाहता हूं कि इसी मन से घोषणा करवा ही के छोड़े आप। मैं हम आगे भी शो करने वाले, हम चाहते हैं कि घोषणा इसी मन से हो आपका।
ये घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ जो इस बात की घोषणा करूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कहां से लड़ूंगा। ये विषय मेरे नेतृत्व का है। मेरा नेतृत्व जो निर्णय लेगा, जो आदेश करेगा, उसका पालना करना एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, जो समय आने पर होगा और आपको भी पता चल जाएगा। पार्टी जहां से कहेगी सुनील सिंह वहां से लड़ेंगे। पार्टी को जो अच्छा लगेगा। अभी पार्टी कभी मांझी भेजती है, कभी बनियापुर भेजती है, कभी मीनापुर भेजती है, कभी कहाँ विधानसभा के सम्मेलनों में भेजती है। जहाँ जहाँ रोज कहती है जाते हैं। तो पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता है, पार्टी ने छत्तीसगढ़ भेजा काम करने के लिए तो छत्तीसगढ़ गया। पार्टी जहाँ भेजती है जाता हूँ, जहाँ भेजेगी वहाँ जाऊंगा, जो कहेगी वो करूंगा, इसलिए कि पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। संक्षिप्त शब्दों में हम कुछ व्यक्तित्व के बारे में, कुछ नेताओं के बारे में जानना चाहेंगे एक एक शब्द में। आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं। प्रशांत किशोर के किस रूप में देखते हैं? पॉलिटिकल मैनेजर हैं। मांझी जी? मांझी जी नेता हैं। नीतीश कुमार नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो तो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा? नेता हैं। चिराग पासवान? नेता हैं। सुशील सिंह? कार्यकर्ता हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।